हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग फैक्ट्स। आज हम बहुत इजी लैंग्वेज में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया को समझेंगे। मैं हर स्लाइड को शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगी। जहां ज़रूरत होगी वहां एग्जाम्पल भी दूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखा है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट होता है जिसमें कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली पूरी तरीके से ठीक हो, उसके अंदर कोई भी डिसीज ना हो। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना ही नहीं होता। अगर इंसान फिजिकली फिट हो, मेंटली खुश हो और सोसाइटी में अच्छे से रह रहा हो, तभी उसे हेल्दी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, हेल्थ सर्विसेज का काम लोगों की हेल्थ को बनाए रखना और भी बेटर बनाना होता है। ये सारी हेल्थ सर्विसेज एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू दी जाती है। उसी को हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। अगर प्लानिंग और मैनेजमेंट अच्छा होगा, तभी हेल्थ सर्विसेज सही तरीके से चलेंगी और सब तक पहुंचेंगी। अब हम बात करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जो है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू मीट द हेल्थ नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका मतलब यही है कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है जिसमें लोग, इंस्टीट्यूट्स और जो रिसोर्सेज हैं वो मिलकर किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ नीड को पूरा करते हैं और पॉपुलेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है हेल्थ प्रमोशन, मतलब कि लोगों की हेल्थ को और बेहतर बनाना और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करना। नेक्स्ट इज डिसीज प्रिवेंशन। इसका मतलब है बीमारी होने से पहले उसे रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाना। थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। जो व्यक्ति बीमार है उसका सही समय पर इलाज करके उसे ठीक करना। फोर्थ एंड लास्ट इज रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स, मतलब बीमारी या एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को दोबारा नॉर्मल और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में मदद करना। तो डेफिनेशन के बाद मैं आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का पूरा ओवरऑल चार्ट समझाने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने इस चार्ट को अच्छे से समझ लिया तो ही आपको पूरा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम समझ में आएगा। तो इसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आप लोगों को ईजीली दिख रहा है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो किस तरीके से पूरा मेंटेन किया गया है। सबसे पहले 3 मेन हेडिंग्स आप लोगों को याद रखनी है: पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज एंड प्राइवेट सेक्टर्स। एंड इसके अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं। जैसे पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर जो है, इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है: अर्बन हेल्थ सर्विसेज, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, आयुष एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज। अर्बन हेल्थ सर्विसेज को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: अर्बन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर, सेंटर हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अदर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। अर्बन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर के अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर, स्पेशल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस एंड टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। फिफ्थ इज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है ईएसआई स्कीम, एफपी इंश्योरेंस स्कीम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। एफपी स्टैंड्स फॉर फैमिली प्लानिंग। एंड अदर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में आप देख सकते हैं रेलवे हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल्स आते हैं। इसके अलावा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, आयुष, रूरल हेल्थ सर्विसेज, इनको हम फर्दर और स्टडी करेंगे। एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अदर रूरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर विलेज हेल्थ गाइड, टीबीए जिसको हम दाइस के नाम से जानते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और आशा कार्यकर्ता होती है। उसके बाद वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज सेकेंड पार्ट है जिसको हम फर्दर अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड थर्ड इज प्राइवेट सेक्टर, जिसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स आती है, प्राइवेट कंसल्टेशन सर्विसेज आती है एंड लास्ट में मिशन, ट्रस्ट, रिलीजियस हॉस्पिटल्स आते हैं। तो इसी चार्ट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर। ये पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर सर्विसेज जो होती है ये कंडक्ट की जाती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि ये ऐसी हेल्थ सर्विसेज है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। उनका उद्देश्य सभी लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ देना है। इस स्लाइड में अर्बन हेल्थ सर्विसेज यानी शहरी इलाकों की हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताया गया है।
इसमें कौन कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ आती है, और डिस्पेंसरी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स शहर में लोगों को ओपीडी और ट्रीटमेंट की सुविधा देते हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल्स जो अर्बन एरिया का जो बर्डन है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा सब डिविजनल हेल्थ सेंटर्स रहते हैं जो कि कवर करते हैं 5 लाख पॉपुलेशन को। सो पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको पता है कि अर्बन हेल्थ सर्विसेज आती है, उसके बाद ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस आयुष वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डील कर रहे हैं अर्बन हेल्थ सर्विसेज को। मैं आपको पीछे जाके दिखा देती हूँ कि हमने अर्बन हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अर्बन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर को पढ़ा। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट, अर्बन फैमिली वेलफेयर, स्पेशल हॉस्पिटल, इन सबको अलग अलग तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी का मीनिंग ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर बनाना। इसका मतलब कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिर्फ इलाज ही ना करे बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ सर्विसेज की जिम्मेदारी भी संभाले। इसके अलावा MOHFW, इसका फोकस है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का ध्यान शहर में रहने वाले लोग, खासकर गरीब लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाना। एंड थर्ड पॉइंट इज NUHM। NUHM क्या होता है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इस मिशन का उद्देश्य अर्बन पुअर, स्लम में रहने वाले जो लोग हैं या अन्य कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उन तक हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाना एवं इम्प्रूव करना। इसके बाद हम डील करने वाले हैं अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर्स की। तो अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर्स शहरी लोगों को फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देने के लिए शुरू किया गया था। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है अर्बन हेल्थ पोस्ट। अर्बन हेल्थ पोस्ट मतलब शहर में RCH, फर्स्ट एड, कॉन्ट्रासेप्टिव और बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। थर्ड है स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ एक खास डिसीज़ या एक टाइप के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल TB हॉस्पिटल्स, चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स, वुमेन हॉस्पिटल्स, ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं ये इसके अंडर आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स के बारे में। तो टीचिंग हॉस्पिटल्स वो होता है जहाँ डॉक्टर्स और नर्सेस की ट्रेनिंग भी होती है और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी होता है। सिक्स्थ इज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजेस और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। फॉर इसका एग्जांपल है एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स भोपाल। तो जितने भी एम्स हैं इसको हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। अगला है सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जो हमने सेंट्रल वाला पार्ट पढ़ा था अर्बन हेल्थ के अंदर। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, जिसको CHS बोलते हैं, ये 1982 में रीस्ट्रक्चर की गई थी और इसका काम अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड करना है। हेल्थ इंश्योरेंस का उद्देश्य लोगों को ट्रीटमेंट का खर्च में फाइनेंशियल सपोर्ट देना है और MOHFW स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सपोर्ट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ESI की। तो ESI जो है ये 1948 में इसका जो एक्ट है ये पास किया गया था, यानी शुरू किया गया था। ये एम्प्लॉयज़ के लिए सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका काम है कि एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, यानी कोई एम्प्लॉय अगर बीमारी में है या उसको मैटरनिटी है और जॉब के दौरान इंजरी होने पर मेडिकल और कैश बेनिफिट्स देना है। और इसका जो स्कोप है शुरुआत में 10 से ज़्यादा वर्कर्स वाली फैसिलिटी पर लागू थी, है ना। उसके बाद 1975 में एक अमेंडमेंट जारी हुआ। इस एक्ट के दौरान ये बताया गया कि जितने भी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स हैं, सिनेमा और थिएटर्स हैं, इनको भी ये जो ESI का बेनिफिट है ये मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे फैमिली प्लानिंग स्कीम की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया था 29/11/2005 में। इसमें ये स्कीम फैमिली प्लानिंग यानी स्टरलाइजेशन करवाने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी। इसमें स्टरलाइजेशन करवाने वाले व्यक्ति और ऑपरेशन करवाने वाले डॉक्टर दोनों को इंश्योरेंस कवर दिया जाता था। इसके अलावा स्टरलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल जाने पर दिन की इनकम का नुकसान होता था, उसके लिए भी ये सहायता दी जाती थी। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो MOHFW ये क्या करती थी, इम्प्लीमेंट करती थी, उन फैमिलीज़ को इंश्योरेंस स्कीम देती थी जो लेबर होते थे और वो अगर एक दिन काम पे नहीं जाएंगे और वो उस दिन स्टेरिलाइजेशन के लिए हॉस्पिटल गए हैं तो उनके जिस दिन का नुकसान हुआ है उस दिन का भी वो लोग कॉम्पनसेट करेंगे।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी न्यू दिल्ली में इन 1954 में। ठीक है। और ये सर्विसेज किसके लिए प्रोवाइड की गई थी? उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। और CGHS की शुरुआत में इसका उद्देश्य ये था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके परिवार को कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज देना। और बेनिफिशरीज़ कौन थे? जिनको हेल्थ सर्विसेज मिलती थी उन्हीं को हम बेनिफिशरीज़ बोलते थे। तो कौन कौन इनके बेनिफिशरीज़ में आते हैं? जैसे कि उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशंस पेंशनर्स आर देयर फैमिली मेंबर्स और मेंबर्स एंड एक्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो एक्स गवर्नर्स होते हैं या एक्स वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, फ्रीडम फाइटर्स, एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स ऑफ ऑटोनोमस बॉडी कवर्ड अंडर CGHS। तो ये सारे जो लोग हैं सिर्फ इन्हीं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज स्कीम जो है ये काम करती है। नेक्स्ट है अदर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, जिसमें पहला है डिफेंस मेडिकल सर्विसेज। तो ये डिफेंस मेडिकल सर्विसेज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों और उनके परिवार को हेल्थ सर्विसेज देती है। इनके अपने हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं। ये प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज रेलवे सेकेंड इज रेलवे मेडिकल सर्विसेज। तो ये रेलवे एम्प्लॉयज़ को हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और हेल्थ यूनिट्स के थ्रू ट्रीटमेंट देती है। इसी तरह पोस्टल डिपार्टमेंट और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ सर्विसेज देती है। पोस्टल मतलब जो पोस्टमैन्स वगैरह होते हैं, और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट इनका भी अलग डिपार्टमेंट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स। तो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट का मीनिंग है इस कैटेगरी में ऐसी इंस्टीट्यूशंस आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फाइनेंशियल हेल्प लेती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को छोड़कर बाकी ज़्यादातर डिसीजंस ये इंस्टीट्यूशन खुद लेते हैं। फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली एंड निम्हांस बेंगलुरु। एंड इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल एजेंसीज मिलकर हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करती है। इन प्रोग्राम्स का एम है कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ और अन्य सीरियस डिसीजेस को कंट्रोल करना। इससे डेथ रेट यानी मॉर्टेलिटी, डिसीज रेट यानी मॉर्बिडिटी और इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ अवर सिटीजन्स, इनको भी इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयुष की। तो आयुष क्या है? भारत में बहुत से लोग आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी पर विश्वास रखते हैं। इनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। इन सिस्टम की डिस्पेंसरीज गांव और शहर दोनों जगह में आपको देखने को मिल जाएगी, बोथ इन विलेजेस एंड सिटीज़। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन चीज़ है, 3 टायर सिस्टम। सभी को पता है कि 3 टायर सिस्टम क्या है। इंडिया की जो रूरल हेल्थ सर्विसेज है ये 3 लेवल पर काम करती है। पहला है सब सेंटर, सबसे पहला हेल्थ कांटेक्ट पॉइंट है। उसके बाद PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो पेशेंट्स SC से रेफ़र हुए होते हैं, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, वो लोग फिर PHC में आते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये PHC से रेफ़र हुए पेशेंट्स जो हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। अब हम सबसे पहले डील करेंगे सब सेंटर से। तो सब सेंटर क्या होता है? ये फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होता है कम्युनिटी का, जो कि कवर करता है 5000 पॉपुलेशन को प्लेन एरियाज़ में और कवर करता है 3000 पॉपुलेशन को हिली और ट्राइबल एरियाज़ में। ये इसका स्टाफिंग पैटर्न है जो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो मैन पावर में हम देखेंगे यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स में फीमेल ANM मिल जाएंगी, हेल्थ वर्कर मेल मिल जाएंगे और सफाई कर्मचारी मिल जाएंगे, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं। अब कितने होते हैं ये? ऐसे तो हमें एक की ज़रूरत होती है और कभी कभी एक ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ती है। और हेल्थ मेल वर्कर्स भी एक होते हैं, सफाई कर्मचारी भी एक होता है। तो टोटल हमको इतने स्टाफ देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सब सेंटर में क्या क्या फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहला फंक्शन है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसके अंदर अभी तो हम मैटरनल की बात करेंगे। और मैटरनल के अंदर सबसे पहले एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर मतलब अर्ली रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ पे सभी प्रेग्नेंट महिला की फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि बिफोर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें मिनिमम 4 ANC विजिट्स इंक्लूडिंग होती है। फर्स्ट विजिट जो कि 12 वीक्स के अंदर आपको करनी होती है, सेकंड विजिट 14 एंड 26 वीक
के अंदर, और थर्ड विजिट जो है वो 28 टू 34 वीक्स के अंदर करनी पड़ती है। फोर्थ विजिट जो है 36 वीक से, जब तक टर्म मतलब बेबी डिलीवर ना हो जाए तब कभी भी कर सकते हो। इसके अलावा जनरल एग्जामिनेशंस जैसे हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, एनीमिया, एब्डोमिनल गर्थ, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस जो कि आपको 12 वीक तक करवानी पड़ती है। इसके अलावा टीटी इंजेक्शन, यूरिन टेस्ट, प्रेगनेंसी कंफर्मेशन एंड फॉर शुगर एंड एल्बुमिन एचबी एस्टिमेशन, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस, STI, RTI, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करंट स्कीम सच एस JSY जननी सुरक्षा योजना, एंड काउंसलिंग दी जाती है डाइट पे, रेस्ट, टोबैको सिसेशन। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बारे में बताया जाता है, क्लीन केयर, न्यूबॉर्न केयर, हाइजीन, न्यूबॉर्न रजिस्ट्रेशन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग डाइट, काउंसलिंग एंड रेफरल फॉर HIV एड्स, ये सारी जो मेन सुविधा है ये प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इंट्रानेटल केयर में प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, स्किल्ड अटेंडेंस एट होम डिलीवरीज, मैनेजिंग लेबर यूजिंग पार्टोग्राफ, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेंजर साइंस ड्यूरिंग लेबर, और बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स, PPH, एक्लेम्शिया, सेप्सिस, प्रमोट रेफरल ऑफ सच केसेस, मिनिमम 6 आवर्स स्टे इन केसेस ऑफ सब सेंटर्स डिलीवरी, ये सारी सर्विसेज इंट्रानेटल में प्रोवाइड की जाती हैं। पोस्ट नेटल में अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया जाता है, विद इन हाफ एन आवर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। पोस्ट नेटल के बाद भी आपको होम विजिट्स कितनी होती है, 5 होती है, और अगर बेबी का वेट जो है काफ़ी लो होता है तो टोटल 7 विजिट्स होती है। ये आपको याद रखना, हमेशा वाइवा में पूछा जाता है कब कब जो है पोस्ट नेटल की विजिट्स होती है, 0 डे पे, 3rd डे पे, 7 डे पे, 42 डे पे अगर बेबी हेल्दी है तो, और अगर लो बर्थ वेट का है तो 14, 21 एंड 28 जो है ऐड किया जाता है। इसके अलावा आपको काउंसलिंग दी जाएगी डाइट पे, हाइजीन पे, कॉन्ट्रासेप्शन पे और न्यूबॉर्न केयर पे। मैटरनल की बात तो कर ली है, मैटरनल के बाद हम चाइल्ड की बात करेंगे। तो न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर इन द लेबर रूम टू प्रोवाइडेड इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, लेबर रूम के अंदर न्यूबॉर्न कॉर्नर प्रोवाइड रहता है। प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किया जाता है इन्फेंट का अंडर 5, और चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन, विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डायरिया एंड एनीमिया, और IMNCI स्ट्रेटेजी भी इंक्लूडेड है। इसके बाद फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्शन में एजुकेशन देना, मोटिवेशन देना, काउंसलिंग करना फैमिली की, और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताना जैसे कॉन्डम, ओरल पिल्स, आई पिल्स एंड UID इंसर्शन के बारे में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है ANMs को। अदर सर्विसेज में सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, क्यूरेटिव सर्विसेज, एडल्ट एंड हेल्थ केयर, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीज सर्वेलेंस, वाटर एंड सैनिटेशन, फील्ड सर्विसेज, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग, रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, प्रमोशन एंड मेडिकल हब्स, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं PHC की। तो PHC क्या होता है? PHC एक कॉर्नर होता है जिसमें रूरल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ये फर्स्ट ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डॉक्टर आपके लिए अवेलेबल होता है। तो PHC रूरल हेल्थ सर्विसेज का मेन हेल्थ सेंटर है जहाँ गांव के लोग सबसे पहले क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। यहाँ सीधे आने वाले सब सेंटर से रिफ़र किए गए पेशेंट्स होते हैं, इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। जो PHC होती है वो 6 सब सेंटर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और जो PHC है वो 6 सब सेंटर्स के रेफरल यूनिट होता है जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को CHC रिफ़र किया जाता है। तो PHC सब सेंटर और CHC के बीच ब्लॉक लेवल पर काम करता है। तो एक PHC जो है ये 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है प्लेन एरिया में, एंड 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है हिली और ट्राइबल एरिया में। एंड PHC के अंदर 4 to 6 बेड्स अवेलेबल होते हैं पेशेंट्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे PHC के स्टाफिंग पैटर्न की, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसमें आपको याद रखना है टोटल 15 स्टाफ होते हैं और इनके नंबर ऑफ़ द पोस्ट इनके सामने लिखे हुए हैं। जैसे पहला मेडिकल ऑफिसर होता है जिसकी क्वालिफ़िकेशन MBBS होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे नर्सिंग स्टाफ होता है जो 3 होते हैं, और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है या तो ये BSc नर्सिंग या GNM होने चाहिए। देन फार्मासिस्ट जो 1 होते हैं लेकिन इनके पास डिग्री D फार्मा या B फार्मा की होनी चाहिए। इसके बाद हेल्थ असिस्टेंट मेल जिसके पास BHC या डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, इसके पास भी सेम डिग्री होनी चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन जिसके पास DMLT का डिग्री होना चाहिए। LHV लेडी हेल्थ विजिटर जो है इनके पास BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन LHV होना चाहिए।
फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर मेल, जिसके पास 12th पास होना चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए बेसिक। और फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर फीमेल, इनके पास भी सेम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। देन कुक कम अटेंडेंट, स्वीपर, वॉचमैन, वार्ड बॉय, आया और पियोन। तो ये जो स्टाफिंग पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सर्विसेज और फंक्शंस की। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसकी जो भी सर्विसेज हम लोगों ने ऑलरेडी सब सेंटर में पढ़ा है वो तो आपको ऐड करना ही है, उसके अलावा क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मेडिकल केयर जो है, मेडिकल केयर में पीएचसी में ओपीडी सर्विसेज दी जाती है, जिसमें 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज उपलब्ध होती है। कोई एक्सीडेंट और इमरजेंसी पेशेंट्स को स्टेबल करके ज़रूरत पड़ने पर रेफर किया जाता है। तो पीएचसी में टोटल 6 बेड्स होती है, आईपीडी फैसिलिटी भी होती है, सब सेंटर की तरह अन्य बेसिक हेल्थ सर्विसेज भी दी जाती है। और दूसरी बात करें हम मैटरनल एंड चाइल्ड केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, तो ये सब सेंटर की तरह सेम होती है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। तो ये एमटीपी होता है और इसमें इसका मतलब ये है काउंसलिंग एंड अप्रोप्रिएट रेफरल फॉर सेफ अबॉर्शन, मतलब ज़रूरतमंद महिला को सेफ अबॉर्शन के लिए काउंसलिंग करना या रेफ़र किया जाता है। और जहाँ ट्रेन स्टाफ और फैसिलिटी उपलब्ध हो वहाँ एमवीए टेक्निक से एमटीपी की सर्विसेज भी दी जा सकती है। फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ आरटीआई एंड एसटीडी। तो इसका मतलब ये है कि आरटीआई एसटीआई का ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनसे बचाव के लिए हेल्थ एजुकेशन भी दी जाती है। फिर अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक सेकेंड, सीएचसी के बारे में। तो सीएचसी क्या होता है? सीएचसी एक सेकेंडरी लेवल हेल्थ फैसिलिटी होती है, यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये पीएचसी से रेफर हुए पेशेंट्स का रेफरल सेंटर होता है। तो सीएचसी जो है ये प्लेन एरिया में लगभग 1,20,000 पॉपुलेशन तक कवर करती है और हिली और ट्राइबल एरिया में ये 80,000 तक पॉपुलेशन को कवर करती है। अब हम पढ़ेंगे इसका स्टाफिंग पैटर्न। तो इसका स्टाफिंग पैटर्न भी आप लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वाइवा में तो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा मैंने ऊपर लिखा है। इसमें टोटल आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं 35 स्टाफ, नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 35 होती है और इतनी होनी ही चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार। और अगर पॉपुलेशन को देखते हुए पॉपुलेशन ज़्यादा या कम है तो हम स्टाफ का जो नंबर है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग। फिर अगला हम बात करते हैं कि क्या-क्या जो सर्विसेज़ है वो सीएचसी प्रोवाइड करती है। तो पहला है केयर ऑफ़ रूटीन एंड इमरजेंसी। तो केयर ऑफ़ रूटीन एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ में जैसे क्या-क्या चीज़ें आएँगी, ये इंक्लूड है इसमें ड्रेसिंग, इंसिजन, ड्रेनेज, सर्जरी ऑफ हर्निया वगैरह और अपेंडिसाइटिस, हेमरॉइड्स, फिस्टुला, स्टिचिंग ऑफ इंजरीज़, हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज ईटीसी और अदर मैनेजमेंट जैसे नेज़ल पैकिंग हो गई, ट्रैकोस्टोमी हो गया, फॉरेन बॉडी रिमूवल करना है, छोटे बच्चे के कान में या नाक में कहीं कुछ चला गया है तो फ्रैक्चर रिडक्शन एंड पुटिंग स्प्लिंट्स, मतलब प्लास्टर वगैरह चढ़ाना, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। इसके अलावा केयर ऑफ़ रूटीन एंड इमरजेंसी मेडिसिन्स में एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और जिस एसेंशियल सर्विसेज में क्या-क्या, जैसे इमरजेंसीज लाइक डेंगू, हेमरेजिक फीवर, सेरेब्रल मलेरिया एंड अदर लाइक स्नेक बाइट वगैरह, पॉइजनिंग्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। रूरल हेल्थ सर्विसेज। तो रूरल हेल्थ सर्विसेज जो है ये विलेज लेवल पर 4 लेवल पर वर्क करती है। विलेज हेल्थ गाइड, लोकल दाइस, आंगनवाड़ी वर्कर एंड आशा कार्यकर्ता, इन सभी को एक एक करके डील करेंगे। तो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम जो है ये 2 अक्टूबर 1977 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो विलेज गाइड हेल्थ रहता है वो उसी गांव का रहने वाला होना चाहिए और उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। मिनिमम उसकी क्वालिफ़िकेशन 8th क्लास तक की होनी चाहिए और आस-पास कम्युनिटी में रहने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसके इसके जो फंक्शंस हैं, सॉरी, विलेज हेल्थ गाइड के बाद हम लोकल दाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकल दाइस क्या होती है? ये एक ऐसी दाई होती है जिनको नॉलेज दिया जाता है गाँव में और इनको मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड ऑब्स्टेट्रिक्स स्किल्स सिखाई जाती है और इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है 30 दिनों की। तो ट्रेनिंग के बाद उन्हें किट प्रोवाइड करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और ये जो विलेज हेल्थ गाइड रहती है ये स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को बढ़ावा देती है। इसके बाद हम आंगनवाड़ी वर्कर की बात करते हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो 1,000 पॉपुलेशन पर एक आंगनवाड़ी वर्कर रहती है
और आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो उसी गाँव की होनी चाहिए। इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर 4 मंथ सर्विसेज़। इसके अलावा ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और आंगनवाड़ी के बेनिफिशरीज कौन कौन होते हैं? मदर्स होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है और एडोलसेंट वुमेन्स होती है। इसके अलावा ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 साल से कम उम्र के रहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आशा के बारे में। तो आशा का जो फुल फॉर्म है ये हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो वाइवा हो या मेन एग्जाम्स हो। तो आशा का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होता है, जो कि इनका काम होता है कम्युनिटी में हेल्थ अवेयरनेस फैलाना और काउंसिल करना। वुमेन को किसके लिए काउंसिल करेंगे? फैमिली प्लानिंग से रिगार्डिंग और आरटीआई और एसटीआई से रिलेटेड। और ये बेसिक हेल्थ जो है प्रोवाइड करती है, जैसे कि डायरिया, फीवर, माइनर इंजरीज। और आशा के पास हमेशा ओआरएस, आयरन, फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ओरल पिल्स रहती है, जो वो समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोगों को देती है। इसके अलावा जो आशा है वो इन्फॉर्म करती है अबाउट बर्थ, डेथ एंड अनयूजुअल हेल्थ प्रॉब्लम जो गांव में होती है कई बार। और इसके अलावा ये प्रमोट करती है सैनिटेशन को और सैनिटेशन कैंपेन वगैरह भी चलाती है। इसके बाद हम एकदम लास्ट में आ गए हैं पीपीटी के। तो अब हम वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज इंडिया में हेल्थ सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हेल्थ सर्विसेज को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ ये ट्रेनिंग देते हैं, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देते हैं और ये एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं और हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। और ये कम्युनिटी हेल्थ में जाके वेरियस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और हिंद कुष्ठ निवारण संघ, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत सेवक समाज, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, कस्तूरबा मेमोरियल फंड जैसे वॉलंटरी एजेंसीज जो है इसके अंडर में आती है। इसके बाद हम लास्ट में आ गए हैं मिशन ट्रस्ट और रिलीजियस हॉस्पिटल से रिलेटेड। तो मिशन ट्रस्ट और ये जो हॉस्पिटल्स रहते हैं, ये किसी मिशन ट्रस्ट और चैरिटेबल के द्वारा चलाए जाते हैं और ये हमारे कंट्री में कई पार्ट्स में हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो हॉस्पिटल्स हैं काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही ज़्यादा चीप रेट यानी कम प्राइस में सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। और इनके फंक्शंस मेनली हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं, लेकिन ये गाँव में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कैंप कैंप लगा के और कैंप्स के थ्रू। So, lastly, I want to say thank you so much for watching this video and supporting our Nursing Facts channel. Your love, likes, comments, and valuable feedback motivates us to create more useful, informative, and easy to understand nursing content. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to our channel for more nursing facts, study tips, important questions, and educational videos. Keep learning, keep growing, and keep shining.